आज़ादी के अमृत महोत्सव जो 75th हमारी एनिवर्सरी हम आज़ादी की मना रहे हैं, उस आज़ादी के 75वें वर्ष में मैं आज भारत की जो तस्वीर है, भारत की जो तकदीर है, ये आज का भारत नहीं कल के भारत से भी मैं आज रूबरू होने की कोशिश करूँगा। और ये वो युवा है। युवा होता क्या है? युवा किसको कहते हैं? किसको बोलते हैं हम युवा? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, युवा मीन्स व्हाट? यूथ कौन है? ऊर्जा से भरा हो, जज्बा हो। यस, कई बार बोलते हैं 18 से 35 उम्र हो, ये भी बोलते हैं। मैं उस क्राइटेरिया को नहीं मानता। वो एक छोटा सा क्राइटेरिया है। मेरी उम्र और डॉक्टर साहब की उम्र और बहुत सारे प्रोग्राम ऑफिसर्स की उम्र हमारी 35 से ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके साथ दिन रात वही काम उसी जज्बे के साथ लगे रहते हैं तो उम्र उसमें मायने नहीं रखती। उम्र एक छोटा क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो आपने बोला, जज्बा, ऊर्जा, सकारात्मकता। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक चीज़ें सारे आप कहीं से भी सीख सकते हैं। मैं हैदराबाद में एक प्रोग्राम कर रहा था कई साल पहले, तो वहाँ पे मैंने एक खाली सिगरेट की डिब्बी के पैक पे एक पढ़ा लिखा देखा, मैंने पढ़े देखी, उस पर मैंने पढ़ा था, जो आज भी मेरे जहन में याद है। मैं कहता हूँ नकारात्मक से भी सकारात्मक जो सीखे वो युवा है। सकारात्मकता तो रहेगी, लेकिन उस कहीं से भी सीखे, और उस सीखे हुआ के उस ऊर्जा के साथ, उस जोश के साथ, उस हिम्मत, जज्बे के साथ अगर उसमें आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, वो युवा है। तो उसमें लाइनें क्या लिखी हुई थी कि आंखें आसमान पे होती है, पैर जमीन पे टिके होते हैं। आसमान का मतलब हमारे लक्ष्य ऊंचे होने चाहिए, पैर जमीन का मतलब हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, संस्कार से जुड़े रहे। कि आंखें आसमान पे होती है, पैर जमीन से जुड़े होते हैं, अपनी किस्मत के तारों को अपने हाथों सजाते हैं, दुनिया की परवाह नहीं, बस चाहत और विश्वास लिए हर मुश्किल से टकराते हैं, क्योंकि युवा वही कहलाते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं, जो कुछ कर दिखाते हैं। तो इस तरह का अगर जज्बा युवा में है तो उसको हम कहेंगे युवा। उम्र तो एक छोटा क्राइटेरिया है। अब आप ये कहोगे कि हमसे ही क्यों कह रहे हो? हमारे टीचर्स भी यही कहते हैं कि उम्मीद सारी युवाओं पे है, राजनीतिक पार्टियां भी युवाओं पे उम्मीद, पढ़ाई में भी हम यही पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि युवा वो पावर है जिसके दम पे पूरा देश चलता है। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हो, और जब 1947 में जब जाएंगे हम, तो 2047 में जब जाएंगे तो उस टाइम भी आपकी दी हुई दिशा होगी, जो आपके किए हुए काम होंगे, जो इस राष्ट्र को सर्वोपरि बनाएंगे। तो नवाज़ बंदी साहब ने बड़ा अच्छा लिखा था कि जो सफ़र अख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। चल के तो देखिए, अच्छे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार किया करते हैं, अच्छे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार किया करते हैं। अगर आप इस एनएसएस से जुड़ गए हो, अच्छी बात है कि आपकी शुरुआत अगर अच्छी हुई है तो आप आगे आने वाले जीवन में अपने लिए भी और अपनों के लिए भी, मैं एनएसएस को ही मानता हूं कि कुछ लोग अपने लिए काम करते हैं, कुछ लोग अपनों के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारा संगठन वो है जो अपने लिए ही नहीं, अपनों के लिए नहीं, सबके लिए काम करता है। नोट मी बट यू की भावना वही है हमारी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जिम्मेवारी हर कोई हम पे मानता है कि हमारी जिम्मेवारी ज़्यादा है, तो हम उस जिम्मेवारी को जोश के साथ, ऊर्जा के साथ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। यही हमारे इस एनआईसी का या नेशनल इंटीग्रेशन कैंप का मतलब होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हर कोई, मैंने कहा कि जिम्मेवारी युवाओं को फिक्स करेगा। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, मेरा नहीं है, किसी और पति पत्नी का है, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी दोनों अच्छे हैं हम लोग। हाँ, हंसने की बात नहीं, आजकल भी अच्छे हो सकते हैं। तो चलिए, जो भी मैं बात करूंगा किसी और की करूंगा, अपनी नहीं करूंगा, है ना। मान लीजिए एक गिलास पड़ा हुआ है ड्राइंग रूम में, बहू आती है, उससे ठोकर लग जाती है। सास क्या कहेगी? देख के नहीं चल सकती, काम नहीं करती, निकम्मी है, अंधी है, 4 बातें सुनाएगी। 2 दिन बाद दूसरा गिलास था, इस बार ठोकर सास से लगती है। इस बार क्या कहेगी? निकम्मी है, काम नहीं करती, रास्ते में रख दिया। गिलास किसी से भी टूट रहा है, डांट किसको पड़ रही है? ठीक सिचुएशन युवाओं की है। अगर समाज या देश अच्छा है, उसको चलाने वाले आप हैं, और अगर इसमें बुराइयां हैं, समस्याएं हैं, उसकी जिम्मेवारी लेना। तो हम जिम्मेवारी लेना सीखें। अब जिम्मेवारी किसके लिए लें? सवाल ये आता है, अच्छे के लिए, बुरे के लिए? तो ले लो, कौन मना करता है ना। तो यही है एनएसएस का जो संगठन की हम बात करते हैं। और ये क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं ना, नोट मी बट यू, हम भावना, है ना, मैं से ऊपर उठ के, स्वार्थ से ऊपर उठ के परमार्थ की भावना, है ना। जब दोनों हाथों से ताली बजाते तब ताली बनती है ना। तो 2 हाथ में पूछता हूँ, अक्सर जब एनएसएस में आदत पड़ेगी ना कि 2 हाथ भगवान ने किस लिए दिए हैं?
कई साथी फिर पूछते हैं, मेरे को जवाब ये होता है, एक कह दे भाई एनएसएस वाला, एक अपने लिए दिए, एक दूसरे की समाज की सेवा करने के लिए। मेरे पे यही होता है एक्सपेक्टेशन, यही उम्मीद है। लेकिन मैं किसी बेंगलोर के इसमें प्रोग्राम में था, छोटे बच्चे थे स्कूल के, मेरी जुबान पे यही चढ़ा हुआ था, 7वीं 8वीं के बच्चे थे। मैंने कहा बताओ बच्चों, 2 हाथ किस लिए दिया है? मैं सोचो एनएसएस वाला जवाब देंगे, एक अपने लिए, एक अपने उसके लिए, सेवा के लिए। तो मैं यही उम्मीद कर रहा था, लेकिन दूसरे बच्चे ने कहा खड़ा होकर, मैं बताता हूँ। मैंने कहा बताओ बेटा। बोला जी एक हाथ पे हाथ रखने के लिए। मैंने कहा धत्ते ही। बोला जी ऐसे मजाक करता, मैं बताता हूँ। मैं सोचा दूसरा बता देगा फिर बात करेंगे। मैंने बताओ बेटा। बोला जी एक हाथ से खाना खाना, एक से मक्खी हटानी। धत्ते ही। मैंने कहा उल्टा बोलते हो तुम। तो एनीवे, तो कहने का मतलब क्या है कि हम अपना भी करें, अपनों का भी करें, और जो सारे समाज का उठे समाज के लिए। हाँ, तो वही चीज़ हम में आनी चाहिए और वही मंत्र हम साझा करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ नोट मी बट यू की भावना बहुत बड़ी है। इसको अगर हम समझ पाए, ये बहुत बड़ा मंत्र है, ये बहुत बड़ी एक फिलोसफी है। ऐसे नहीं कोई नारा बना दिया हमने, है ना। और अगर आप इसको मैं कहूं, आपको कैंप में मजा आ रहा है? ये कब मजा आता है? जब आप किसी रूटीन को, शेड्यूल को फॉलो करते हो, नियम कायदे कानून को फॉलो करते हो। मैं ये कहता हूं ये जन्म भर मजा लिया जा सकता है अगर आप में ये एनएसएस कैंप की, या एनएसएस आपकी पूरी 2 साल की, 3 साल की ट्रेनिंग की, अगर वो लाइफ में आपके बातें आ जाए। अब एक भी बात ऐसी बता दीजिए जो एनएसएस में तो काम की है लेकिन मेरी लाइफ में काम की नहीं है। कुछ भी आप ऐसी एक्टिविटी, कोई बात आपके पूरे कॉलेज में आपने 3 साल में, 2 साल में जब भी आपने सीखी हो, तो ऐसी कोई भी बात शायद नहीं हो। अगर वो एनएसएस में काम की है तो मेरे जीवन में भी काम की है ना। अब मिलजुल करके रहने की भावना, ये बताइए वो घर में काम नहीं आती, वो समाज में काम नहीं आती। एक दूसरे की मदद करना क्या घर में, समाज में काम नहीं आता? तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप ये मानते हो कि एनएसएस, इस एनआईसी में हम मजे कर रहे हैं, या मजा आ रहा है, एंजॉय आ रहा है, और या 7 डेज आपके कैंप लगते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, वहां पे मजा आता है, तो ये मजा पूरी लाइफ भर भी लिया जा सकता है। लेकिन आपको जीवन जीने का तरीका, ये 7 दिन का सर्टिफिकेट नहीं है डॉक्टर साहब जो आपको देंगे, नो, उससे बड़ी वैल्यू है। सर्टिफिकेट एक छोटी वैल्यू है, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू क्या है, हम एक जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, हम जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं कि जीवन में वही चीजें हम आपको एनएसएस के माध्यम से देने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आगे आने वाले समय को सुंदर बनाना है। अब सुंदर कैसे बना, समय कहां से देखते हो आप, कहां से देखते हो? घड़ी से तो कम देखते हैं अब तो, है ना। हमारे टाइम में देखते थे, तब मैंने ये बनाया था, आपको सिर्फ याद रह जाए। घड़ी क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? हाँ, वॉच। स्पेलिंग क्या होती है? सिर्फ ये याद रखना, WATCH। यही एनएसएस है, यही जीवन है, यही अच्छा स्वयंसेवक है। WATCH। W मीन्स आपके वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स आपकी वाणी। आप एक दूसरे से अच्छा बोलते हैं तो दूसरे को भी अच्छा लगता है, आपको फायदा होता है। अगर मैं यहां से गालियां दूंगा, कितनी गुना करके दोगे मेरे को नहीं पता, तो आपके वर्ड्स, आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए। ए मीन्स जो हमारा एनएसएस का मकसद है, आपके कर्म, एक्शन, अच्छे कर्म, अच्छे काम। टी मीन्स थॉट्स, आपके विचार, क्योंकि विचार मेरे मन में आएगा तभी मेरे कर्म में आएगा ना। और सी मीन्स सबसे ज्यादा जरूरी, क्या बोलते हैं उसको, सी को? हाँ, वेरी गुड। वो गाने वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन जो गाने में था ना, क्या था वो गाना, कैरेक्टर ढीला था शायद उसमें, है ना, वो वाला नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर मतलब आपका चरित्र। और एच सबसे ज्यादा जरूरी मैं मानता हूं। एच मीन्स यस और यस, ऑनेस्टी भी ओके, ऑनर भी ओके, बट हैबिट्स भी ओके। बट सबसे जरूरी क्या है, मैं और आप कब बात कर रहे हैं, जब हम दोनों हेल्दी हैं। एच मीन्स हेल्थ। तो यही 5 चीजें हैं, अगर इनका जीवन में आप ध्यान रख लोगे, यही एनएसएस सिखाती है और यही जीवन को आपके सुंदर बनाता है। तो वॉच का मंत्र आप याद रख लेना, ठीक है। और उसके साथ साथ एक सबसे अच्छा जो मैं मानता हूं एनएसएस हमारी, आपने आईक्यू पढ़ा होगा, है ना, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनको ज्यादा पता होगा, अदरवाइज सुना सबने है आईक्यू लेवल बच्चे का। फिर हमने कहा कि नहीं, आईक्यू के साथ साथ जरूरी है एसक्यू, सोशल क्वेश्चन, जो हम एनएसएस में सिखाते हैं सोसाइटी में। फिर उसके बाद हमने कहा नहीं, उसके साथ साथ ईक्यू भी जरूरी है, इमोशनल क्वेश्चन। लेकिन जब ये कोविड-19 का दौर पिछले साल चल रहा था, तब मैंने एक और आपको दे रहा नया मंत्र, AQ। आपने एक पढ़ा होगा, सुना होगा, पिछले साल सुशांत मर्डर था या सुसाइड था, वटेवर। वो कब होता है, जब युवा, उस टाइम में मैंने एक नया मंत्र आपको दे रहा हूं, वो पढ़ा रहा हूं, AQ। AQ क्या है?
साइकोलॉजी में एक आता है ए क्यू, क्या है? एडवर्सिटी कोशेंट। जब सिचुएशंस आपके अनुकूल नहीं होती, आपके प्रतिकूल होती है, तब उन सिचुएशंस में भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, ये है एनएसएस का संगठन। जो आपको, मेरे को लगता कोई बच्चा यहां आकर उस सुसाइड टेंडेंसी की सोचता है ना। कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, बाधाएं आ जाए, मैं कहता हूं कैंप्स में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स के साथ आगे बढ़ना सीखते हैं। तो वो है एक है सबसे ज्यादा जरूरी, जिसको हम बोलते हैं एडवर्सिटी कोशेंट। कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी चैलेंज आए, उसमें मैं घबराऊंगा नहीं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? आपने महाभारत का युद्ध सुना होगा। महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास आते हैं। वो कहते हैं श्री कृष्ण महाराज, बड़ा अनर्थ हुआ, बुरा हुआ। वो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं हुआ, इससे आगे आने वाला जो समय होगा ना, वो और भी बुरा आएगा। उसने कहा इससे बुरा क्या आएगा, जब हमारे सारे रिलेशन वाले लोग मारे गए हैं और आप कह रहे हैं इससे भी बुरा आएगा। तब उसने कहा कि आप पांचों पांडव, श्री कृष्ण ने कहा कि अलग अलग डायरेक्शन में जाना, और कुछ डे टू डे लाइफ में जो नहीं होता, अजीब कुछ ऐसा देखो तो बताना, फिर बात करेंगे। तो पांचों पांडव आते हैं पहली डायरेक्शन से। वो कहते हैं श्री कृष्ण महाराज, हमने देखा है कि जो हंस था वो मांस खा रहा था, इसका मतलब क्या निकाले? उसने कहा इसका मतलब ये है, आगे आने वाला समय ऐसा आएगा जब सज्जन लोग भी अपनी सज्जनता को छोड़ देंगे, दुर्जनता पे आ जाएंगे। दूसरी डायरेक्शन से जब आए, उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज, हमने देखा एक घड़ा पानी का भरा हुआ था और 2 घड़े उसके पास खाली थे। कायदे से पहले घड़े से साथ वाले घड़े में पानी जाना चाहिए था, लेकिन तीसरे में जा रहा था, इसका मतलब क्या निकाले? उसने कहा इसका मतलब ये है कि आगे आने वाला समय ऐसा आएगा जब हम अपने नियर एंड डियर को छोड़ के दूर वालों की ज्यादा परवाह करेंगे। मैं नहीं कह रहा, आप अपना अपना मोबाइल खोल के व्हाट्सएप खोल लेना और उसमें देख लेना कितने पेरेंट्स को व्हाट्सएप किए हैं और कितने दूर वालों को किए हैं, देख लेना अपने आप, है ना। तीसरी डायरेक्शन से जब वो आए, तीसरी दिशा से जब वो आए, उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज, हमने देखा है घड़ा पानी का भरा हुआ था, 2 घड़े खाली थे, पहले से आधा आधा करके दोनों में डाल दिया गया, लेकिन जब दोनों से वापस पहले में डाला गया, वो 1-1.5 लीटर पानी कम रहा, इसका मतलब क्या निकाले? उसने कहा इसका मतलब ये है, आगे आने वाला समय ऐसा आएगा, पहला घड़ा क्या है? मेरे और आपके पेरेंट्स हैं। वो पेरेंट्स उन 2 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देंगे, लेकिन 2 बच्चे उन माँ बाप की परवाह नहीं करेंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये कोई ऐसी कहानी कहीं नहीं आती, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाई हुई है, कभी पढ़ने लग जाओ, महाभारत में ऐसी कोई कहानी नहीं है। लेकिन चौथी डायरेक्शन से जब वो आए, वो सुनने वाली और समझने वाली बात है। उन्होंने कहा श्री कृष्ण महाराज, हमने देखा बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, चट्टान थे और वो छोटे छोटे घास के तिनकों पे रुके हुए थे, टिके हुए थे, इसका मतलब क्या निकाले? उसने कहा इसका मतलब ये है कि जो आने वाला समय, वो पहाड़ क्या है? आज हमारे समाज की चुनौतियां हैं, आज हमारे समाज के चैलेंजेस हैं, आज हमारे समाज की बुराइयां हैं। वो पहाड़ है, लेकिन वो घास के तिनके कुछ और नहीं है, ये मेरी युवा पीढ़ी है जो उन पत्थर, उन चैलेंज, उन हौसलों से भी आगे उस देश को ले जाएगी। तो वो चौथी डायरेक्शन वाली बात आप याद रखना कि समस्या कोई भी हो। कभी कभी आप अपने जो कॉलेज में या अपनी यूनिट के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हो किन किन मुद्दों पे? सॉरी, स्वच्छ भारत, ओके, और हाँ जी, एक वुमेन एम्पावरमेंट, ओके, और ब्लड डोनेशन, नशा मुक्ति, ओके, कन्या भ्रूण हत्या, ओके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एनीवे, चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, हम उन पर बात कर सकते हैं। आपको ना तो किसी को ड्रग्स की प्रॉब्लम है, ना आपको कन्या भ्रूण हत्या की प्रॉब्लम है, ना आपको एड्स की समस्या है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है प्रोग्राम चलाने की? क्या होगा? अभी हमें या हमारे को ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर ये बुराइयां, समस्याएं बढ़ेंगी, मेरे घर तक और आपके घर तक भी आ सकती है। फर्ज करो यहाँ पूरा शहर नहीं है हिसार, यहाँ पे एक जंगल है और जंगल के एक कोने में पेड़ को आग लगती है। हिमाचल वाले जानते हैं अगर आग लगती है तो जंगल में क्या होता है। अगर एक कोने में आग लगती है और दूसरे कोने में खड़ा पेड़ सोचता है मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा? आग वहां तक भी आएगी। ठीक सामाजिक बुराइयों में अगर हम उनके खिलाफ काम नहीं करेंगे, जागरूकता प्रोग्राम नहीं चलाएंगे, हो सकता है मेरे और घर तक, आपके घर तक भी आ जाए वो प्रॉब्लम। अभी नहीं है, लेकिन बढ़ते बढ़ते हो सकता है, समाज में हम लोग रहते हैं। तो आपका रवैया क्या होना चाहिए? कई बार आपके साथी भी आपको बोलते हो जब अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके पास एनएसएस नहीं है, वो क्या कहते हैं, ये रैली का कोई भी फायदा नहीं होगा। वो नकारात्मक बोल रहे हैं, सकारात्मक, और हम जो काम कर रहे हैं वो क्या है? तो हमें उनकी नकारात्मक बात को सुन करके अपने सकारात्मक काम को छोड़ना चाहिए, जारी रखना चाहिए? जारी रखना चाहिए, क्योंकि आपका रवैया क्या है? सकारात्मक।
आपका रवैया ऐसा ही सकारात्मक होना चाहिए। जब जंगल में भयानक आग लगी, एक छोटी सी चिड़िया पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, जैसे आप हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पानी से 2-2 बूंद भर के उस आग पे डाल रही थी, लेकिन एक काला कौवा, नकारात्मक लोग जैसे होते हैं, काले कौवे ने कहा कि चिड़िया बहन, जो तू ये कर रही है, तेरा करने से कौन सा जंगल की आग बुझ पाएगी, जैसे हमारे साथी बोलते हैं। उस चिड़िया का जवाब हम सबके लिए सुनने वाला था। चिड़िया ने कहा, कौवे भाई, मैं मानती हूं, जानती हूं कि इस चोंच की बूंद से आग नहीं बुझ पाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। तो हमारा रवैया क्या हो, सकारात्मक रवैया, है ना। तो रैली प्रोग्राम इसीलिए चलाते हैं। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये दिक्कत ये है, हमारे हरियाणा प्रांत से मुहिम स्टार्ट हुई पानीपत से 2015 में। लोगों को बड़ा फक्र हुआ, मैंने कहा ये गर्व की बात नहीं, ये शर्म की बात है जब हमारे प्रांत से इस तरह की मुहिम स्टार्ट करनी पड़ती है। तब मैंने उस दिन प्रोग्राम में कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी उस प्रोग्राम में, तो मैंने उसी प्रोग्राम में बोला था कि मैंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दैट्स गुड, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी, क्योंकि आज दहेज मुद्दा नहीं है इतना बड़ा, आज मुद्दा है सेफ्टी का, सिक्योरिटी का लड़कियों के लिए। तो मैंने उस प्रोग्राम में बोली थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इन बेटों को समझाओ। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, कभी आप इनको सोचने लग जाओ, ये तो अच्छे बच्चे हैं, पिछले एनआईसी में थे वो बेकार से, तो उनकी बात करो, मैं इनकी बात अगले एनआईसी में करूंगा सर। एनीवे, कहने का मतलब क्या है, इस तरह के। दूसरा आपने कहा स्वच्छता अभियान। दिल्ली के विज्ञान भवन में मैं स्वच्छता अभियान जब शुरू हुआ, एक भारत सरकार के प्रोग्राम में बोल रहा था, मैंने कहा इतना बड़ा अभियान नहीं है ये। कहते आप हमेशा ही उल्टा बोलते हो। मैंने कहा उल्टा क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा इतना बड़ा अभियान है ही नहीं। कहते कैसे कह रहे हो आप। मैंने कहा जहां पे मैं और डॉक्टर साहब बैठे हैं, हमने अपने 5-7 फीट के दायरे को साफ रखना है। जहां पे आप बैठे हो उसके अपने 5-7 फीट के दायरे को साफ रखना है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे मेरा घर है, चाहे कार्यस्थल कहीं भी है। तो कितना बड़ा काम है 5-7 फीट को दायरे को साफ रखना, क्योंकि हमने किया नहीं, इसलिए आपको यह अभियान बनाना पड़ा। तीसरा फिर अभियान एक और आया, 21 जून को लेटर भेज देते हैं, सर क्या बनाना है। हाँ, तो एक टीवी प्रोग्राम में मैं बोल रहा था कि कई साथियों ने कहा तो फलां धर्म वालों का है। एक टीवी डिबेट हो रही थी, डिस्कशन, उसमें उसने कहा तो फलां धर्म वालों का। मैंने कहा भाई साहब आपको ये बता दीजिए, जब सर्दी लगती है या जुकाम होता है, वो हिंदू होता है, मुसलमान होता है, सिख होता है, ईसाई होता है। कहते ये कैसा जवाब है। मैंने कहा जब आपको बुखार होता है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन सा होता है। कहते ये कैसा जवाब है। मैंने कहा सवाल जैसा है ऐसा ही जवाब है, क्योंकि जब योग जिसको हम कहते हैं वो किसी धर्म विशेष से बना नहीं है। जब आपका रोग सांप्रदायिक नहीं है तो योग कैसे सांप्रदायिक हो सकता है। तो हम उन मुद्दों पे काम करते हैं जहां पे समाज को अवेयर करने की जरूरत पड़ती है। फिर कहते हैं हमारी पॉजिटिविटी जरूरी है। और एक जो सबसे मैं मानता हूं, युवा को वोट मंत्र के साथ, ताकि आपको याद रह जाए, इसलिए मैंने बनाया हुआ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। आपने क्या बनना है, ड्रेस से क्या लगते हो आप देखने में, क्या बोलते हैं, अच्छा तैयार होकर जाते हो जब, नहीं जेंटलमैन तो लगते हो, अगर लड़की हो फिर क्या लगेगी वो, हाँ वेरी गुड, स्मार्ट। मैं कपड़ों वाला स्मार्ट नहीं कह रहा, एनएसएस का स्मार्ट मेरा थोड़ा दूसरा है। स्पेलिंग क्या होती है, क्योंकि मेरे को स्पेलिंग कम आती है, मैं तो बाहर विदेश में जाता हूँ जब अंग्रेजी बोलनी पड़ती, नहीं तो यहाँ तो काम चल जाता है। हाँ जी, स्मार्ट की स्पेलिंग बताइए। यस, यही है एनएसएस। एस मीन्स दोज हु आर सेंसिटिव, संवेदनशील, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में दामिनी केस आपने सुना, पढ़ा, देखा, 2000 कब की बात है, 16 दिसंबर 2012 वही डेट थी ना। हिसार में रेड क्रॉस में सर प्रोग्राम कर रहा था, हिसार के रेड क्रॉस भवन में दिन में इसी टाइम पे प्रोग्राम कर रहा था। उसके बाद 16 दिसंबर की रात को दिल्ली में था, और 17 से लेकर 25 दिसंबर तक मैं दुबई में था, विदेश में था। जब भी टीवी चैनल ऑन करते वही घटना का जिक्र आता, वही सब चैनल्स पे वही था। वो गर्व की बात थी या शर्म की बात थी। ये कब होता है, जब हम संवेदनशील नहीं होते। वो लड़की थी, उसके घर वाले देखो मेरे को क्या जरूरत पड़ी है, ये है संवेदनहीनता। तो संवेदनशीलता सबसे पहली क्वालिटी है एक वॉलंटियर में आए। इस समाज में जो कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा, जो कुछ ठीक हो रहा है उसका साथ दूंगा, ये हमारी संवेदनशीलता है। और संवेदनशीलता और संवेदनहीनता में थोड़ा सा फर्क मैं आपको बताता हूं। एक छोटी सी कहानी, मान लीजिए एक फर्ज करिए खेत है, गेहूं लगती है हमारे यहाँ, गेहूं के बलिया या बाल बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं, जो गेहूं को, तो बलिया या बाल, एक तोता हर रोज आता, और उस तोता वो क्या करता, 2 बलिया खाता और 6 उठा के ले जाता। किसान ने पकड़ लिया उसको, तोते रुक भाई, तू हर रोज आता है, नुकसान करता है। उसने कहा जी मैं क्या कल आऊंगा, और कल जो भी आपने सजा देनी है, मारना है, पीटना है,
कर लेना। अगले दिन तोता वही करता है, 2 बलिया खा के और 6 उठा के उस किसान के पास चला जाता है। तो कहता है अब सजा दो। कहता है मैं तेरे को हफ्ते 10 दिन से देख रहा हूँ तो इतना नुकसान करता है। वो कहता है मैं तो 2 बलिया खाता हूँ, आप इतने बड़े जमींदार हो गांव के, क्या नुकसान होता है? कहता है ठीक है 2 ले जाकर, लेकिन 6 का नुकसान मत क्या कर। उसने कहा जी मेरे साथ मेरे बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं, एक मैं अपने पिता को देता हूँ, एक अपनी माँ को देता हूँ। कहता है ठीक है, लेकिन 4 का नुकसान मत क्या कर। उसने कहा जी मेरे साथ मेरी पत्नी रहती है और पत्नी ने अभी थोड़े दिन पहले 2 छोटे बच्चों को, तोतों को जन्म दिया है, एक मैं अपनी पत्नी को देता हूँ, एक में से आधी आधी करके दोनों बच्चों को देता हूँ। कहते ठीक है, अपने लिए और अपने परिवार के लिए 4 ले जाकर, लेकिन 2 का नुकसान मत क्या कर। उसने कहा ये 2 उससे भी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक पेड़ है और उस पेड़ पे मेरे पड़ोस में 2 तोते रहते हैं। एक तोता जिसे के किसी कारण से आंखें चली गई है, अंधा हो गया है, और एक तोता जिसके किसी कारण से पंख टूट गए हैं। तो एक मैं अंधे तोते को देता हूँ, एक उस पंख टूटे हुए तोते को देता हूँ। ये है संवेदनशीलता। तो जब तक संवेदनशीलता नहीं होगी एनएसएस का कोई फायदा नहीं। तो एस मीन्स सेंसिटिविटी। आगे क्या आता है? एम बड़ा जरूरी है, मोटिवेशन भी जरूरी है। आपको अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से या समाज में जो भी अच्छा काम करते हैं उनसे प्रेरणा। और आगे क्या आता है? ए में बहुत सारे हैं, अलर्ट, अवेक, अराइज, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे हमारे ना, तो वो जरूरी है। आगे क्या आता है? आर बड़ा जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार। क्योंकि जिम्मेवार नहीं बने तो फिर तो कोई बात नहीं बनेगी ना, जिम्मेवारी भी लेनी जरूरी है। और लास्ट में टी, जो आज का जमाना है, टेक्नोलॉजी। तो यही तो है स्मार्ट की डेफिनेशन। स्मार्ट सिटी तो आपने बोल दिया, लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए ऐसे लोग भी तो चाहिए स्मार्ट, कपड़ों से स्मार्ट नहीं, जो इस तरह का स्मार्ट है। तो एनएसएस हमारी क्या करती है, आप में ये स्मार्टनेस लेके आती है ना। तो वो स्मार्टनेस, और वो किसी भी परिस्थिति में ना घबराए। 2016 नवंबर 8, शायद 8 नवंबर 2016 क्या हुआ? तो आपको कुछ फर्क पड़ा तो नहीं पड़ा। अगर मैं कह रहा था, मैं उस दिन कोई प्रोग्राम कर रहे थे हम यूनिवर्सिटी में ही 3 दिन का, तो बाहर से लोग आए हुए थे, एक वर्कशॉप थी पूरे ऑल इंडिया लेवल की। तो वो हाहाकार मच गई शाम को, अब क्या होगा क्या होगा। मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है, अगर आप ईमानदार हो कोई डरने की जरूरत नहीं है, बेईमान है तो डरने की जरूरत है ना। तो वो हौसला उन सिचुएशन, जो मैं एक क्यों बोल रहा था ना, तो उस दिन फिर किसी मुंबई के प्रोग्राम में मैंने बोला था कि मैंने कहा कि जो मैं एनएसएस के माध्यम से कह रहा हूँ कि हमें अच्छे युवा तैयार करने, तो मैं उससे जोड़ के वहां पे कह रहा था मुंबई के प्रोग्राम में, मैंने कहा नोट बदलने से कुछ नहीं होगा, इंसान को बदलना पड़ेगा, है ना। तो मैंने उस प्रोग्राम में कहा था कि नोटबंदी तो बहाना है साहेब, बदलना तो इंसान को था। नोटबंदी तो बहाना है साहेब, बदलना तो इंसान को था। अगर कुछ लोग बेईमान ना होते तो इतने लोग परेशान ना होते, इतने लोग परेशान। तो हमें इस तरह के युवा जो किसी भी कोई भी सिचुएशन हो, जैसे मैंने कहा था कि उन सिचुएशन में जो घबराएगा नहीं, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा जो मकसद है वही कि हमने उस तरह के स्मार्ट युवा तैयार करने हैं। और उसके साथ साथ स्मार्ट युवा कैसा कि कुछ भी, वो बोलते हैं ना लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की। तो हम हर स्टेप में चाहे कुछ भी हो, सोशल इविल्स है उनको बुराइयों को दूर करेंगे, दूसरी प्रॉब्लम्स है उनको हम दूर करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ इतना कहने से नहीं, हम महान लोगों के वंशज हैं, लेकिन अब महान कार्य खुद भी करने पड़े। भारत भूमि महान थी, लेकिन अब कब महान होगी, जब आपकी और मेरी भूमिका को हम ठीक से निर्वहन करेंगे, तब तो ये महान होगी। अदरवाइज तो क्या है, हम ऐसे ही दूसरे को ब्लेम करते रहे, ब्लेम गेम से काम नहीं चलेगा। सरकार की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, हमारे पढ़ाई का सिस्टम ऐसे, हम कहते हैं हम पढ़ाते हैं, युवा ध्यान नहीं रखते, हम पॉलिसी अच्छी बनाते हैं, ये युवा ध्यान नहीं रखते, ये कहते हैं कि पॉलिसी ऐसी, ये क्या करते हैं, हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। क्या ब्लेम गेम से समाज या राष्ट्र आगे बढ़ पाएगा? जो व्यवस्थाएं हैं, एनएसएस यही सिखाती है, जो व्यवस्थाएं हैं उनमें से और अच्छा करने की कोशिश करनी। और ब्लेम गेम में क्या होता है, मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं, मेरा नहीं किसी और पति पत्नी का, मैंने जैसे आपको कहा था, है ना, मैं और मेरी पत्नी दोनों, हाँ आपको पता लगेगा आप तो। एनीवे, तो हस्बैंड कहीं बाहर से, सर्दियों के दिन थे, बाहर से आए कहीं घर, और पत्नी ने क्या सोचा कि बाहर से थक हार के आए, इनके लिए चाय बना देती हूँ और एक अंडे का आमलेट बना देती हूँ। पति ने चाय भी पी, आमलेट भी खाया, लेकिन जैसे ब्लेम करते ना, जिसकी आदत हो तो ब्लेम ही करते। चाय भी पी, आमलेट भी खाया, उसके बाद कह रहा सर्दी तो आज ज़्यादा थी, मेरा आमलेट खाने का मूड था, मैं तो अंडे की भुर्जी खा ली थी, खा भी लिया और ब्लेम भी कर दिया। अगले दिन पत्नी ने क्या किया, चाय बनाई और एक अंडे की भुर्जी बना दी। पत्नी ने चाय भी पी और भुर्जी भी खाई, क्या बकवास, आज सर्दी थोड़ी कम थी, आज तो मैंने भुर्जी नहीं आमलेट खाना था, मतलब खा भी रहा है और ब्लेम भी कर रहा है।
तीसरे दिन पत्नी ने क्या किया, चाय भी बनाई, एक अंडे का आमलेट बनाया, एक अंडे की भुजी बनाई। पत्नी ने चाय भी पी, आमलेट भी खाया, भुजी भी खाई। क्या बकवास है? कहते क्या हुआ? कहते 2 दिन से गलती की जा रही थी। बोला आज तो कोई गलती नहीं की। कहते आज तो उससे भी ज्यादा बड़ी गलती कर दी, जिस अंडे का आमलेट बनाना था उसकी भुजी बना दी और जिसकी भुजी बना दी उसका। तो दैट इज द ब्लेम गेम। तो सरकार ऐसी है, व्यवस्थाएं ऐसी, उससे देश अच्छा नहीं बनेगा। हमें काम करना पड़ेगा, उस ब्लेम गेम से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। और कभी भी जब भी हम बोलते ना कि मुसीबत समस्याएं आ सकती है, और मैं कई बार कहता हूं हम गलती करते हैं। कभी कभी आप कॉलेज में या आप आरडी कैंप में देखते हो परेड करते लोग, है ना। परेड में आपने देखा भी होगा कई बार हमारे हाथ पैर नहीं मिलते, तो क्या हम परेड करना छोड़ देते हैं? क्या करते हैं फिर? दोबारा से एफर्ट करते हैं, और वो जब आप राजपथ में देखते हो हाथ भी मिल जाते हैं, पैर भी, वो एक रिदम में आ जाते हैं। तो उसने क्या किया? गलती को प्रैक्टिस किया, सुधार किया। क्योंकि गलतियां जो मनुष्य जो गलतियों का लेकिन पुतला ही ना बना रह जाए, सीखना भी है। सीखना क्या है? एनएसएस की मैं लेसन ले रहा हूँ। सीखना अपनी गलती से भी और दूसरों की गलती से भी। कोई काम, जैसे ड्रग एडिक्शन की बात हम बोलते हैं, किसी कोई समाज में करता है, उसका बुरा हाल है, तो उसकी नेगेटिव चीज से हम सीखें कि ये गलत चीज है ना। कोई अच्छा काम कर रहा है, उससे हम प्रेरणा लें, है ना। तो ये दोनों गलतियों से, चाहे वो गलत दूसरा कर रहा है चाहे मैं खुद कर रहा हूं, तो दोनों गलतियों से सीखे, उसको इंसान कहते हैं। और जो गलतियों से भी ना सुधरे उसको हमारा पड़ोसी देश। सारा पहले से ही पता तुम्हें, आगे बताओ क्या बोलूंगा। अच्छा आधा बोलूं, चलो पहले बोलता हूं। कितना नादान है आदमी, हथेली पे मुकद्दर की तलाश करता है, प्यास बुझती है 2 बूंद पाने से और समंदर की तलाश करता है। तो जो मैं कह रहा था आपको कि लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, मे बी आपकी है, मे बी दूसरे की है। क्योंकि जो आप कह रहे हो इंसान गलतियों का पुतला ना बना रह जाए, क्योंकि मंजिलें जो हैं इंसान के हौसलों को आजमाती है, सपनों के पर्दों को आंखों से हटाती है। किसी बात की हिम्मत ना हारना, ये ठोकरें हैं जो इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें हैं जो इंसान को चलना सिखाती है। मुसीबत आएंगी, चैलेंज आएंगी, गलतियां होंगी, लेकिन हम उनसे सीखेंगे। यही एनएसएस में हम लेसन लेते हैं। और दूसरा, एनआईसी का मतलब क्या है? नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, नोट मी बट यू का एक बड़ा स्वरूप। ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें आज कंपटीशन की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है? कोऑपरेशन, सहयोग। यही है नोट मी बट यू। हम दिक्कत ये है, हम भारतीय कहने को ऊपर से एक दिखते हैं, लेकिन हम भारतीय किस दिन होते हैं सर? जिस दिन भारत का मैच क्रिकेट में, उस दिन तो हम भारतीय, नहीं तो मैं हरियाणवी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं पंजाबी हूं। पता नहीं हम किस किस आधार पे, धर्म के आधार पे, प्रांत के आधार पे बंट जाते हैं। पीछे एक मुद्दा आया, मराठे रहेंगे मुंबई में, पंजाब में पंजाबी रहेंगे। मैंने फिर मुंबई के प्रोग्राम में पूछा, अगर गुजरात में गुजराती रहेंगे, महाराष्ट्र में मराठी रहेंगे, पंजाब में पंजाबी रहेंगे, मेरे को ये बता दो भारतीय कहां रहेंगे, हिंदुस्तानी कहां रहेंगे? तो हम ठीक भारतीय उसी तरह से नजर आते हैं। संतरा या किन्नू दिया आपको? सर कह रहे थे देंगे, एक एक मिलेगा। ऊपर से दिखने में क्या दिखता है? एक दिखता है। हम कहते हैं ना हम भारतीय हैं कहने को, लेकिन हम जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, पता नहीं कितने आधार पे बट जाते हैं। वो संतरा एक दिखता है, लेकिन जब उसको छीलते हैं वो अलग अलग बटा होता है, ठीक हम भारतीयों की तरह। लेकिन एनएसएस की सिखलाई वो नहीं है, नोट मी बट यू नहीं है। नोट मी बट यू क्या है? खरबूज या तरबूज खाया आपने? देखा तो होगा, सर कह रहे महंगा आता भी नहीं देंगे, देखा तो होगा। खरबूज या तरबूज में बाहर से धारियां धारियां दिखती है, लेकिन अंदर से वो जुड़ा हुआ होता है। मेरा धर्म क्या है, मेरी जाति क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दिलों से जुड़ना सीखे, ये है एनआईसी का मकसद। एनआईसी का मकसद ही ये है, हम एक दूसरे से सीखें, हम एक दूसरे को जानें, हम एक दूसरे से साझा करें। और ये क्यों होता है? क्योंकि अगर हम बढ़ते रहेंगे तो हम बढ़ेंगे नहीं, बटेंगे तो हम कटेंगे, और कटेंगे तो फिर बढ़ेंगे नहीं। तो बढ़ने के लिए क्या है? जरूरी है हमारा जुड़ना। और बड़ा अच्छा उदाहरण, मैं कलाम साहब को सलाम करता हूं। कई बार आपने भी सुना होगा उनको, इतने मोटिवेशनल एक कहूं इंसान। जाति अगर उनकी नहीं पता लगती, धर्म उनका नहीं पता लगता, अगर उनका नाम ऐसा नहीं होता, तो वो काम थे कलाम साहब के, जो देखिए सुदूर दक्षिण में पैदा होते हैं। सबसे बड़ा जीवन का अपना एक एज अ साइंटिस्ट वेस्ट में, पोखरान में जो परमाणु प्रशिक्षण करते हैं, उसके बाद एक सर्वोच्च पूरे भारत का पद नॉर्थ इंडिया में लेते हैं, और अपनी अंतिम सांस उस शिलोंग में, ईस्ट में। तो उससे बड़ा उदाहरण मैं कहूँगा राष्ट्रीय एकता का, हमारे कलाम साहब को सलाम करते हैं। और उनकी जो
इस तरह की सिखलाई जो मैं कहता हूं कि हम जुड़ना सीखें, हम जड़ों से जुड़े, हम अपनों से जुड़े, क्योंकि जुड़ेंगे तभी मैंने कहा ना आगे बढ़ेंगे, अगर बटेंगे तो फिर कटेंगे और बढ़ते रहेंगे फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं कह रहा था कि कंपटीशन से ज्यादा जरूरी क्या है, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन क्या है, सर मेरे से ताकतवर है मैं इनकी मदद लूं, ये मेरे से कमजोर है मैं इनकी मदद करूं। कंपटीशन एक हद तक ठीक है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन कंपटीशन से आज ज्यादा जरूरी क्या है, कोऑपरेशन। वही है नॉट मी बट यू की भावना। कोऑपरेशन क्या, आपने कहानी सुनी होगी हेयर एंड टर्टोइज की, कछुआ और खरगोश की। उसमें क्या था, वो खरगोश जीत जाता क्योंकि कछुआ सो गया था। अच्छा ऐसा नहीं था, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उल्टा ही पढ़ाते थे। अच्छा ये बताइए अगर खरगोश नहीं सोता फिर कौन जीतता, ये ना जीतता ना, ये आपको नहीं उसको भी पता थी। मैं इनको सही तरीके से पछाड़ नहीं सकता क्योंकि हद से ज्यादा कंपटीशन है, गला काट कंपटीशन है। मैं क्या करूंगा, गलत रास्ता कोई अख्तियार करूंगा। तो वही उसने किया कि जैसे आपका टी ब्रेक होता ना, तो टी ब्रेक में क्या किया, कछुए ने उसकी चाय में कुछ मिला दिया और फिर कहा एचयू का ग्राउंड है यहाँ, उसमें से रेस करेंगे, पहले की बात है ना। तो जब एचयू के ग्राउंड से रेस हुई, कछुआ जीत गया क्योंकि खरगोश की उसने चाय में कुछ मिला दिया था, क्योंकि मेरा मकसद क्या था, इसको नीचा दिखाना, चाहे रास्ता गलत हो चाहे ठीक हो। फिर 2 दिन बाद उसको किसी ने बताया साथी ने तेरे साथ ऐसे ऐसे किया, तो फिर दोबारा से कहते दोबारा से रेस करेंगे। इस बार वो कछुए को कुछ भी नहीं मिलाने देता, इस बार खरगोश जीत जाता है, एक बार वो ऊपर आता है एक बार वो ऊपर आता है। फिर उसको कछुए को लगा इसने मेरे को नीचा दिखाया, मैं इसको नीचा दिखाऊंगा। उसने कहा भाई एचयू में एक स्विमिंग पूल भी है यहाँ, है ना, स्विमिंग पूल में से रेस करेंगे। कछुए ने कहा क्योंकि मेरा मकसद जीतना है, रास्ता ठीक हो। जब पानी में से रेस होगी कछुआ जीत जाता है। ये क्या होता है, हद से ज्यादा कंपटीशन है, मैं आपको नीचा दिखाता हूं, आप मेरे को नीचा दिखाते हो, तो इससे कोऑपरेशन, प्यार, प्रेम, सद्भावना नहीं आएगी। तो उसके लिए जुड़ना सीखे। तो वो दोनों डागर साहब के पास आए, डागर साहब ने पाठ पढ़ाया इनको नोट में बटियों का, मैं नहीं हम भावना। उन्होंने कहा ठीक है आपका पाठ सुन लिया, राष्ट्रीय एकता सब कुछ सुन लिया, लेकिन हम रेस इस बार भी करेंगे, लेकिन रेस इस बार दूसरी तरह की होगी। पहले ग्राउंड में से होगी, फिर पानी में से होगी। जब ग्राउंड में रेस होगी, जो कछुआ है वो खरगोश की पीठ पे बैठेगा, और जब पानी आएगा वो कछुआ खरगोश को पीठ पे बैठाएगा। ये है नॉट मी बट यू, ये है कोऑपरेशन, सहयोग की भावना। जब तक वो नहीं आएगी तो हमारे एनएसएस का कोई मतलब नहीं। 4 ही चीजें सीख लीजिए आप, 4 चीजें सीखनी है एनएसएस में, रहना, कहना, सहना और बहना। रहना क्या है, मिलजुल करके रहने का ढंग। सहना क्या है, मेरे को आपने कुछ गलत बोल दिया मैं सहन करूंगा या करूंगी। रहना, सहना, कहना, एक दूसरे से बातचीत का ढंग। और बहना, जो आज बदलाव हो रहे हैं समाज में, देश में या विश्व में, उन बदलाव के साथ कैसे आपने अपने आप को एडजस्ट करना है, वो है रहना, कहना, सहना और बहना। यही एनएसएस है। और यही खासकर जो लड़कियां हैं, अब यहां पे आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं। आपको एनएसएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लड़के परेड करते हैं आरडी में, आप भी उसी पे करते हो। जो आप जिस कैंप में आए हो उसी में लड़कियां भी। तो हमारे एनएसएस तो एक प्लेटफॉर्म देता है, लेकिन इसके साथ साथ ये दूसरी जगह भी फैले, ये बराबरी की बात है ना, कोई ऊपर नीचे नहीं। और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत साल 2007 में एक प्रोग्राम था अमृतसर में, माननीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उस टाइम पे प्रेसिडेंट थी हमारी। तब मैंने एक दिन बेटियों के लिए कहा था, लेकिन मैं उन्हीं लड़कियों के लिए कह रहा हूं कि आपने दिक्कत क्या है कि आप अपने आप को कमजोर मान लेते हो, फिर दूसरा जो हमारे वाला जेंट्स वर्ग है वो दबाने की कोशिश करता है। लेकिन आप अपने आप को एक आवाज में अगर कहो कि हम आपके बराबर हैं, हम स्ट्रोंग है, तो हम आपका साथ भी देंगे। तो उस प्रोग्राम में मैंने कहा था कि लहरों को शांत देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं एनएसएस आपको प्लेटफॉर्म कहां से कहां तक पहुंचा सकता है कि लहरों को देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बन करके उठेंगे। अभी हमने उठने की ठानी नहीं है, अभी उठने की ठानी है। तो उठने की ठानने का एक मौका आपको एनएसएस में, इस एनआईसी कैंप में मिला है, तो इसका मौके का भरपूर फायदा आपने उठाना है। क्योंकि मैं ये बात हर युवा से कहता हूं कि आप पे उम्मीद है पूरे राष्ट्र की, सारी की सारी उम्मीद राष्ट्र की आपसे। मैं नहीं कह रहा, बहुत साल पहले गालिब साहब का नाम सुना होगा, मिर्जा गालिब, है ना, बहुत अच्छे शायर थे। तो हमारे मुस्लिम भाई बहनों का, हमारा हिंदुओं का या सिख भाइयों का एक सपना होता है कि हम अपने तीर्थ स्थानों पर जाएं। तो हमारे मुस्लिम भाइयों का भी सपना होता है कि मक्का मदीना जाएं। तो जो मिर्जा गालिब साहब थे, उन्होंने अपने दोस्तों से इच्छा जाहिर की कि मैं गरीब परिवार से हूँ, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ, मेरे पास साधन नहीं है। उनके दोस्तों ने धन का ढेर इकट्ठा कर दिया, धन इकट्ठा करके बोला ठीक है जाओ।
उसने जब उनके मुंह से निकला कि इंसान जब इतने अच्छे हैं, मेरे को मक्का मदीना जाके क्या करना है। उन्होंने अपने दोस्तों के लिए कहा था, लेकिन मैं आप सब युवा साथियों के लिए आज कह के जा रहा हूं, उन्होंने जो कहा था मैं आपके उसी आवाज में मैं कह रहा हूं कि हमारा सपना क्या है, राष्ट्र को सर्वोपरि बनाना, विश्व गुरु बनाना। वो कब होगा, जब राष्ट्रीय एकता की बात पे हम खरे उतरेंगे। तो हमारा सपना क्या है, हमारे भारत को विश्व गुरु बनाना, अच्छा बनाना। और उनका सपना क्या था, मक्का मदीना जाना। तो उन्होंने अपने सपने के लिए कह रही थी, मैं आप और अपने अपनों के लिए सपनों के लिए कह रहा हूं। उन्होंने कहा था कि दोस्तों की मोहब्बत से दिल घबरा रहा है, जो कभी था सपना वो हकीकत नजर आ रहा है। दोस्तों की मोहब्बत से दिल घबरा रहा है, जो कभी था सपना वो हकीकत नजर आ रहा है। माना कोसों दूर है मदीना, अभी मंजिल दूर है, माना कोसों दूर है मदीना, पर मदीना यहीं से नजर आ रहा है, पर मदीना यहीं से नजर आ रहा है। तो उम्मीद कहां पे है सारी, उम्मीद हमारे युवा साथियों पे है। तो इस उम्मीद पे आप खरा उतरेंगे। अगर आप इस एनएसएस की सिखलाई को आप अपने जीवन में उतार लेते हो, मैं डॉक्टर साहब दावे के साथ कहता हूं, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है वो भ्रष्टाचारी नहीं, शिष्टाचारी होगी। वो भाई भतीजावाद की नहीं, भाईचारे की बात करेगी। वो मेरा गुट तेरा गुट नहीं, एकजुटता की बात करेगी। वो बहिष्कारी नहीं, स्वीकारी होगी। लेकिन ये कब होगा, अनुशासनहीन नहीं, अनुशासन प्रिय होगी। ये कब होगा, जब इस तरह के कैंप से हम सीख करके अपने जीवन में भी उन बातों को उतारें। क्योंकि किसी प्रोग्राम करते हैं ना, उसमें 3 आई इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 आईज मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, 3 आई बड़े इंपॉर्टेंट है। आप नंबर 1 इंफॉर्मेशन, ज्ञान, नॉलेज, ठीक है, दैट्स गुड। उसके बाद इंस्पिरेशन, आपको कोई प्रेरणा, आपको इंफॉर्मेशन भी मिल गई, ज्ञान भी मिल गया और प्रेरणा मिल गई। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी तीसरा आई होता है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन, है ना। इंफॉर्मेशन इज ओके, नॉलेज, आपको इंस्पिरेशन इज ओके, लेकिन इंप्लीमेंट आपने करना है ना। ज्ञान की बातें तो बहुत सुन लोगे, लेकिन आपने उसको अप्लाई करना है। मैं हमेशा कहता हूं, मेरी बातों को सप्लाई मत करना, अप्लाई करना। मेरी बातों को दूसरों को मत सुनाना, अपने आप अपनाना। दूसरों को बता देना कोई बात नहीं, लेकिन पहले खुद अपनाना, है ना। अगर आपको अच्छी बातें लगी तो ये ठीक है, आप अपने जीवन में अपनाना। तो यही एनएसएस का हमारा जो एक तरह से मॉडल है सिखाने का आपको और बताने का, उसका मकसद ये कि हम अपनी लाइफ में इस व्यवहारिक ज्ञान, जो व्यवहारिक हमारा जीवन होगा, उसमें हम एनएसएस की बातों को अपनाएंगे। तो मैं मान के जाऊं कि आप अपनाओगे, है ना। तभी मैं कह रहा था, मैं भी आपकी तरह वॉलंटियर हूं, आप भी वॉलंटियर हो। और ये मैं आपसे एक वायदा चाहता हूं कि आप आने वाले समय में, आज शायद उस पोजीशन में हम नहीं हैं, है ना, लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूं हमारे सारी टीम प्रोग्राम ऑफिसर्स की, और जो भगत सिंह जी हमारे एसएनओ बैठे हैं उनकी उपस्थिति में, कि आगे आने वाले समय में आप देश को दिशा देने वाले युवा में आपका नाम शुमार होगा। एक हृदय ऐसा भी होगा जिसके धीरज हम होंगे, एक सरोवर ऐसा भी होगा जिसके नीरज हम होंगे। माना उजियाली रातों के टिमटिमाते तारे हैं, आज हम उस पोजीशन में नहीं है, लेकिन विश्वास दिलाएं सारे ऑफिसर्स को, माना उजियाली रातों के टिमटिमाते तारे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा जिसके सूरज हम होंगे, जिसके सूरज हम होंगे। वो दिशा देने वाले रोल मॉडल समाज के लिए आप होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसा मेरा भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा परिचय मैंने बताया था, मैं वही हूँ जो आप हैं। आप भी वॉलंटियर हो और मैं भी वॉलंटियर हूँ अपने आप। बस फ़र्क ये है, मैं 25 साल 26 साल से वॉलंटियर हूँ, आपने 3 साल से 4 साल से ज्वाइन किया होगा। तो मेरी यही उम्मीद कि एक बार जो वॉलंटियर बनता है वो पूरी उम्र के लिए बने, है ना। क्योंकि मैं कई बार मिनिस्ट्री के प्रोग्राम होते बोला जी हमारे 40 लाख वॉलंटियर, मैं हमेशा पूछता हूँ 40 लाख वॉलंटियर तो हैं, वॉलंटियरिज्म कितनों में है, सवाल ये है ना। तो कहने का मतलब क्या है, उस बात पे मैं अपना परिचय देता हूँ कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर ही दूर तक रात होगी, हम भी मुसाफिर तुम भी मुसाफिर, और किसी ना किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। वो मोड़